हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ पॉलिटी। आज हम पॉलिटी कर रहे हैं और जो हम पॉलिटी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सीडीएस के लिए। ठीक है, जो हमारा 40 दिन का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका शेड्यूल पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे, सिटीजनशिप पढ़ेंगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मैंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर कराएंगे और ये हमारा होगा पार्ट 1। ठीक है। और अगर कुछ छूट गया है तो हम उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। और जहां तक बात रही, पहले क्लियर कर देता हूँ, जहां तक बात रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको मैं रिवीजन सेशन में डालूंगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। देखो, शुरू से एंड तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने टॉपिक से ही इतने टॉपिक से ही पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिमम चार चार क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1। फंडामेंटल राइट से अपने आप में 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी हर टॉपिक से एक ना एक दो, तो 5 क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस पार्ट 1 से आता ही आता है। 5 क्वेश्चन, 15 में से 5 क्वेश्चन मिनिमम इससे आते ही आते हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल। ठीक है। शेड्यूल्स का मैंने आपको बताता हूँ। शेड्यूल को याद करने का ना तरीका होता है गाइस। शेड्यूल को हम याद कर सकते हैं टीयर्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या होता है? टी से आपका होता है टेरिटरीज। ठीक है। टी से आपका टेरिटरीज हो गया, ई से आपका एम्यूलमेंट्स हो गया, ए से आपका अफर्मेशंस हो गया, आर से आपका राज्यसभा हो गया। ये राज्यसभा की सीट्स के लिए एलोकेशन के लिए है। ठीक है। 5 से आपका शेड्यूल एरिया हो गया। ठीक है। ओ से आपका शेड्यूल, अदर शेड्यूल एरियाज हो गए। एफ से आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो स्टेट और सेंटर के बीच का रिश्ता होता है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। एल से लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉ है। ठीक है। डी से आपका डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया और और उससे पहले वो किसी और पार्टी के टिकट पे जीत के आया है। ठीक है। तो उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसके लिए क्या केस चलेगा। तो ये बेसिकली एमएलए और एमपीज के लिए होता है। ठीक है। पी से आपका होता है पंचायत। ठीक है, पंचायती। और एम से होता है आपका म्युनिसिपैलिटी। देखो, जो पहला शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1, वो बात करता है स्टेट एंड यूटी की, उनके नेम और उनकी बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है। और शेड्यूल 2 बात करता है स्पेशल पावर्स, सैलरीज जो भी। ठीक है, किसकी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट, सबके जजेस की। और तीसरा मैंने बताया था ना आपका ओथ और अफर्मेशन वाली बात, वो किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है। फोर्थ आपका राज्यसभा में एमपीज के लिए। ठीक है। फिफ्थ आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। और सिक्स जो है वो आपकी बात करता है AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ट्राइबल एरियाज के पास के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है। इनके अलावा जो है वो फिफ्थ शेड्यूल में बात होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ATMM, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सेवन बात करता है डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर कंकरेंट लिस्ट, मतलब तीनों के बारे में, तीनों के अपने अपने क्या काम लिमिटेड है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट सेक्टर हो गया। ये जैसे मान लो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इस पे स्टेट की अथॉरिटी है, एजुकेशन सेंटर का काम है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक और दूं, जैसे जो भी पुलिस होती है स्टेट की, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है। ठीक है। लेकिन जैसे दिल्ली है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, और कोई ऐसी चीज जो दोनों के अंडर आती होगी उसे वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, समझे?
एट्थ में आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 के करीब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाइन्थ में आ जाता है आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पहले जमींदारी सिस्टम जो चलता था, जो जमींदारी जमींदारी चलती थी लैंड रिफॉर्म्स के लिए, उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इसलिए ये लैंड रिफॉर्म रेगुलेशंस लेके आए। टेंथ है आपका पार्टी चेंजेस, मैंने बताया था ना एंटी डिफेक्शन। अगर कोई MP MLA जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो लिस्ट है, जो रूल्स है, उनको कोई ब्रेक करता है, जिसमें से एक रूल ये बोलता है कि अगर आप किसी पार्टी की सीट पर टिकट जीते हो और फिर उसकी आप सीट छोड़ते हो, फिर किसी और पार्टी में जाते हो, ठीक है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है, आप पे फिर डिफेक्शन लॉ चलेगा। 11th आ जाता है आपका पावर ऑफ पंचायत, पंचायती सिस्टम के बारे में, जो आर्टिकल 243 के अंदर आता है। ठीक है, फिर आपका आता है म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, ये अर्बन गवर्नमेंट होती है, ये रूरल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, चलो, आया समझ में शेड्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस कंट्री से क्या क्या लिया है। जैसे ये मैंने फोटो लगाई है, जिसमें से तुम्हारा एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 है, जिसमें आपने फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीजें ली हैं कहाँ से? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से। फिर हमने यूएसए से क्या क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको हम सीधा कहाँ? जुडिशियल रिव्यू के लिए, मतलब जज, हम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसी चीज को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये भी हमने यूएसए से लिया है। और फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस, इम्पीचमेंट हम सिर्फ प्रेसिडेंट का करते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट का ही इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, बाकी सबका रिमूवल होता है। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो भी हमने यूएसए से लिया है। और रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का, ये भी हमने यूएसए से लिया है। फिर आपका आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेंडमेंट, अमेंड कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अंदर आता है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है कि अपर हाउस, मतलब लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे उनके मेंबर्स के। ठीक है, ब्रिटिश से क्या लिया है, जहाँ अंग्रेजों ने हम पे राज किया था ना, तो उनसे तो हमने पूरा ना क्या लिया है? रोल ऑफ लॉ लिया है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, मतलब जो अभी PM, कैबिनेट, ठीक है, ये जितना भी देखते हो ये सब वहाँ का उस फॉर्म, ब्रिटिश की गवर्नमेंट फॉर्म है ऐसी। वहाँ की सिंगल सिटीजनशिप है, तो हमारे पास भी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे पास भी सिंगल सिटीजनशिप है। तो एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। हम्म, हाँ, ठीक है, वहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, फिर आता है आपका बाइकैमरलिज्म, फिर आपका कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, कैबिनेट सिस्टम में मैंने बता दिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कौन सा? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने DPS पे लिया है। ठीक है, मतलब बताओ, DPS पे लिया है। कोई भी लॉ बनाने से पहले स्टेट DPSP को देख के लॉ बनाती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आपका आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन कैसे होगा मेंबर्स के राज्यसभा? ठीक है, और मेथड क्या होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का? ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापान से हमने क्या लिया है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट ली, वही जो स्टेट और सेंटर के अलावा जो चीज बचती है, जिन पे दोनों का अधिकार होता है, उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। फिर आती है आपकी ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग आती है। ज्वाइंट सिटिंग में आपका ये होता है कि अगर मान लो कोई लॉ है, ठीक है, कोई लॉ है, और वो लोकसभा में, उसका प्रोसेस है जो आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट तब बताऊंगा पार्लियामेंट के बारे में। बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे ना एक तरीके से ये हो गया है कि लोकसभा में वो बिल आया, ठीक है, बिल वो आ गया, फिर उसको राज्यसभा भेजा पास करने के लिए, लोकसभा में बिल पास हो गया, बट मतलब ना आपस में उनकी सहमति नहीं बनती। जब मेंबर्स की आपस में सहमति नहीं बनती ना, मेजोरिटी पार्टी और क्या बोलते हैं, मेजोरिटी इतनी मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है ना, फिर एक ना ज्वाइंट ज्वाइंट सीटिंग कराई जाती है दोनों हाउसों की, राज्यसभा और लोकसभा की। जिसको हेड कौन करता है? उसको हेड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर हेड करता है। अभी हमारे प्रेजेंट में स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं लोकसभा के। ठीक है,
और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का स्पीकर होता है। स्पीकर नहीं बोलते उनको, चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ली है, भाईचारा, एकता, थोड़ी आज़ादी, ये हमने फ्रांस से ली है, जो हमारे प्रेम्बल में भी दिखती है। जर्मनी से हमने नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई अगर देश में नेशनल इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है। फिर आता है आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने, मतलब जो आज का रशिया है, हमने वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर आता है आपका कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है कि हमारा फेडरल सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। रिसाइडरी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए। ठीक है। एडवाइजरी जुडिक्शन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल देखो उसमें लिखा भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है। जस्टिस तीन तरह के होते हैं ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी हम अपने किसके एक्सप्रेशन, बिलीव और फेथ और वर्कशिप के थ्रू दिखा सकते हैं। इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, कि भाई सबको इक्वली स्टेटस होना चाहिए। बेसिकली ना प्रियम्बल को अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में कहूँ ना, तो प्रियम्बल एक तरीके से हमारा क्या है ना, समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कभी किसी को पढ़ना हो तो हमारी समरी, हमारा प्रियम्बल पढ़ लो, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लग जाएगा, ऐसा बोला जाता है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है। फिर आता है इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 नवंबर 1949 हार्वी अबाउट अडॉप्ट enact द गिव टू अवर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। याद रखना है चीज। प्रियम्बल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन प्रियम्बल। ठीक है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने सबसे पहले प्रियम्बल की शुरुआत करी। ठीक है। फिर इंडिया ने भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो करा था। ठीक है। और एन के पलकी वाला एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है गाइस, ये PYQ है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है कि हु सेट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेट प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आया है। ऑप्शन दे दिए गए, BR अम्बेडकर, एन के पलकी वाला, AV डाइसी। तो किसने कहा था, NA पालकी वाला ने कहा था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर डिपेंड है, मतलब बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी लेके आए थे, जिसमें ये था कि हम इस तरह की चीजें करेंगे। ये आजादी से पहले की बात है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1942-44 की बात है। ठीक है। और फिर प्रेम्बल को ना अमेंड कर चुका, कमेंड करा जा चुका है, मतलब इसमें कुछ चीजें ऐड करी गई हैं 42nd अमेंडमेंट तहत के तहत 1976 में, जिसमें हमारे तीन वर्ड ऐड करे गए थे, एक था सोशलिस्ट, एक था सेकुलर और एक था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो है आपके प्रियम्बल के, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे वर्ड हैं, इनके हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं। चलो ठीक है आगे। सबसे पहला वर्ड आता है आपका सोवरेन। सोवरेन मतलब ये होता है कि इंडिया क्या है ना, इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया पे ना कोई, कोई इंडिया ना किसी के अंडर है, ना इंडिया पे कोई, कोई गुलामी किसी के अंडर नहीं है। इंडिया, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। वो अपने फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है, अपने हर डिसीजन को क्या, खुद ले सकती है। ठीक है। सोवरेन मतलब यही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं, तू मान लो, अगर कोई कंट्री इंडिया पे बोल रही कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इंडिया तुम ऐसा करो, तो इंडिया बोल सकती है कि नहीं भाई, हम सोवरेन स्टेट है, हमें कोई हक नहीं है, किसी और को हक नहीं है जो हमें क्या, इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, देखो लिखा भी है, बोथ इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशलिज्म। देखो, ठीक है, इस टर्म को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ये भी PYQs है कोई, ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड करा गया थे। तो उसमें तीन वर्ड्स लिख देंगे, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ऐसे करके तीन, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे तुम्हें बताना है। तो ये तीन ऐड करे गए थे, ये भी PYQs है। देखो यहाँ से दो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया टॉपिक से ही। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और हमारा जो सोशलिज्म है ना, वो थोड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इक्वलिटी वाला, डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेटिक वे से चलता है, कम्युनिस्टिक नहीं है। जैसे चाइना का है, चाइना का कम्युनिस्टिक है ना, एक ही पर्टिकुलर जना चला रहा है। ठीक है। ठीक है। विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एबोलिशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का अग्नि, जैसे कम्युनिस्ट है ना चाइना वाली। ठीक है। तो हमारा जो है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, सबको समानता लेके चला जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सोशलिज्म है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। और दूसरा, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड करा गया था। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका सेकुलर। सेकुलर में तो मतलब ये तो आप लोगों को ऑब्वियस पता ही होगा। ऐसा हमारा जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई सेकुलरिज्म टू ऑल रीजन इन इन अवर कंट्री। ठीक है। सेम स्टेटस सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से सबको सपोर्ट मिलेगा हर रिलीजन को। ठीक है। ठीक है। और इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड करा गया था। ठीक है। फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक दो तरह के है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जैसी आपकी क्या है, जहां पर द पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर डायरेक्टली। मतलब हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है, तो क्या प्रेसिडेंट को हम खुद चूज करते हैं? नहीं, वो इनडायरेक्ट तरीके से चूज करा जाता है ना, है ना। वो इनडायरेक्ट तरीके से चूज करा जाता है। हमारे बिहार में जो एमएलए और एमपीज होते हैं उनके वोट पे काउंट करा जाता है, वो हो गया इनडायरेक्ट तरीका जो हम अपनाते हैं। फिर एक होता है डायरेक्ट तरीका जो स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज अपनाते हैं, जिसमें से वो रेफरेंडम तरीका यूज करते हैं, वही वोट वाला। इनिशिएटिव इलेक्शन होते हैं, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइड मतलब ही रेफरेंडम का ही एक भाई है। ठीक है कि लोगों से पूछा जाता है, समझ आया। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इन हैंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर ऑन द गवर्नमेंट मेक द लॉज। दिस टाइप गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ठीक है। और इसमें भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होती है पार्लियामेंट्री, होती है प्रेसिडेंटल। और जो इंडिया है ना वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंटल नहीं है। ठीक है। क्यों? एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव भी तो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर्स के लिए। मतलब एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो कुछ एग्जीक्यूट कर रही है तो वो अपनी पॉलिसीज और अपने एक्शंस को लेके रिस्पॉन्सिबल है ना। इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है। जिसमें हम यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज और हर टाइम टू टाइम पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये सब क्या डेमोक्रेटिक करेक्टर है हमारी इंडियन पॉलिटी के। समझे? आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगला वर्ड आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक में इसमें बताया गया है कि दो तरीका है। एक होता है मोनार्की सिस्टम, किंग क्वीन वाला, जैसा आज भूटान आज भी वही फॉलो कर रहा है। और एक होता है कौन सा, रिपब्लिक वाला। ठीक है। जिसमें इंडिया का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट हो गया, जिसका टेन्योर सिर्फ 5 साल का होता है, उसके बाद फिर री इलेक्शन होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका जस्टिस। जस्टिस में आपका क्या आता है, जस्टिस हमारे प्रेम्बल में एम्ब्रेस कर रखा है। 3 फॉर्म है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है। सोशल जस्टिस क्या होता है, जिसमें ये बोला गया है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन एंड बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस और रिलीजन और सेक्स। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें बोला गया है कि भाई साहब क्या होगा, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का एलिमिनेट करा जाएगा वेल्थ और प्रॉपर्टी और इनकम के मामले में। ठीक है। फिर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को दोनों का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला के क्या माना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से यहाँ तक कि सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट व्हाट, ऑप्शन दे देगा। तो क्या डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें बोला गया कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस। ठीक है। सबको अपनी आवाज और अपने क्या, अपने वर्ड्स रखने का हक है। इन्हीं को रशियन रेवोल्यूशन 1917 मतलब यूएसएसआर उस टाइम का, तब इन जस्टिस वर्ड जो इसके 3 कॉन्सेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों को ऐड करा गया था। समझे? फिर आता है आपका लिबर्टी। ठीक है। लिबर्टी मतलब यही कि एब्सेंस, किसी को पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सब इक्वल है। ठीक है। ठीक है। यही लिबर्टी का मतलब होता है बेसिकली। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वाला वर्ड है, ये तीनों जो वर्ड है इनको फ्रांस रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, तब ऐड करा गया था, पता होगा आप लोगों को। फिर आता है आपका इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब वही स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना किसी को। ठीक है। एनी सोसाइटी और सेक्शन को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, भाई सब इक्वल है, सब समान है। ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड रहे, सब में एकता रहे। ठीक है। और इसी को नद्दे रखते हुए हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप जैसे यूएसए में होती है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई प्रियम्बल की, वो भी जान लो। के एम मुंशी जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन रही थी, तो उन्होंने, के एम मुंशी ने प्रियम्बल को होरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला। अब ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, ये पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये किसने कहा है, नाम दे देगा 4। ठीक है। के एम मुंशी, एन ए पलकीवाला, एवी डाइसी, बी आर अम्बेडकर। बताओ किसने कहा है, तो कहा है के एम मुंशी ने। फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सॉरी, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? ये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। फिर सर अर्नेस्ट बारकर ने क्या किया है? प्रियम्बल को क्या बोला है? की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी फेमस बुक जो अर्नेस्ट बारकर की थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कवर करा है। याद रखना है बुक का नाम और ये स्टेटमेंट किसने कहा है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं यूनियन एंड टेरिटरीज पे। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज पार्ट वन। ठीक है, देखो पार्ट वन के अंदर आता है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल 1 to 4 कवर करता है यूनियन 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 एंड टेरिटरीज। ठीक है, देखो सबसे पहला आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो भारत है इज द यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स का यूनियन है। कई सारी स्टेट्स है ना हमारी, 29-30 स्टेट हमारी, उन सबका यूनियन है। ठीक है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन जैसे यूएसए में एक एग्रीमेंट के तहत सारी जितनी भी है वो सब एक है। ठीक है, दिस प्रोविजन डील विद टू थिंग्स। ठीक है, वन, नेम ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 1 की बात हो रही है। एक तो ये तो कंट्री के नाम, दूसरा वहां की पॉलिटी कैसी है। ठीक है, according to B.R. Ambedkar, the phrase union of state has been preferred to federation of state for two reasons। दो reasons की वजह से हमने union of states बोला है rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमने क्यों प्रेफर करा यूनियन ऑफ स्टेट? पहला रीजन जान लो। फर्स्ट, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। देखा, वही मैंने कहा था ना, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा। जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट, स्टेट्स को राइट नहीं है कि वो फेडर, ठीक है, नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन, वो जा से निकल सके। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल है ना। ठीक है, कंट्री इज एन इंटरनल होल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कंट्री में अगर चीजें डिवाइड है ना, स्टेट्स जो डिवाइड है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस की वजह से डिवाइडेड है, वरना स्टेट्स अलग नहीं हो सकती। इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आर्टिकल में क्या क्या आता है? तीन कैटेगरी आती है। ठीक है, एक आती है इसमें टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा आता है यूनियन टेरिटरीज जो हमारी यूटीज है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा कंट्रोल करती है। एक आता है हमारी टेरिटरी जिनको अक्वायर करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी टाइम पे, जैसे दमन दीव, गोवा, ठीक है, सिक्किम, इस तरह की चीजें, समझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2 बोलता है पार्लियामेंट एम्पावर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये पावर देता है एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इन सच कंडीशन। मतलब एम्पावर करता है पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 कि भाई वो नई स्टेट्स बना सकता है, नई स्टेट्स स्टेब्लिश करता है, कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 2 दो तरह की पावर देता है पार्लियामेंट को। दूसरा, पहली तो ये, द पावर टू एडमिट इन द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, एक तो न्यू स्टेट बना सकता है। ठीक है, और दूसरा द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब मान लो यूपी है, यूपी को तोड़ के दो स्टेट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और तीसरा ये अलग से कि एक नई कोई स्टेट बनाई जा सकती है। देखो उसमें लिखा भी है द फर्स्ट रेफरेंस टू द एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। देखा, मतलब मान लो अगर कभी ऐसा लगे कि भाई यूपी है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, और हमें लगता है कि भाई कंट्रोल नहीं हो रही पॉपुलेशन, तो यूपी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे पूर्वांचल कर दिया, पूर्वांचल एक एक नई स्टेट बना दी यूपी में। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस है ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ये आर्टिकल 2 के तहत आता है। दूसरा जो रेफरेंस यूज करा गया है वो बोला गया है कि स्टेट विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो स्टेट्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उनको भी इंडिया एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट। ठीक है, थोड़ी ना सॉरी, थोड़ा ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, पावर टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट्स, जिसमें ये बोला गया है कि भाई साहब इंडिया, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, किसी भी टेरिटरी से सेपरेट होकर न्यू स्टेट बना सकता है। ठीक है, जिसमें से वो दो को जोड़ देगा, मान लो उत्तराखंड यूपी को फिर जोड़ दिया अपने हिसाब से, मतलब इंडिया है कुल मिला के, ये हमारा ये इंडिया है। तो ये चाहे ना, अगर हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं तो 29 की 19 कर सकता है, 29 की 39 कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, किसी भी एरिया स्टेट्स का एरिया कम कर सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर दो कंडीशंस आती है। अब बिल, जो बिल होगा इससे रिलेटेड वो सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, वो भी कब? जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा।
बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा, ठीक है। अब बिल रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट को द प्रेसिडेंट हैज रेफर टू सेम टू द स्टेट, प्रेसिडेंट को सेम चीज स्टेट से पूछनी जिस स्टेट के लिए वो चेंज करने की बात हो रही होगी, कि वो भी स्टेट क्या सोचती है। बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक फॉर्मेलिटी है। स्टेट कुछ भी कहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज चेंज करनी होगी ना तो वो कर ही देगा, ऐसा लॉ में है, ठीक है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको स्टेट से पूछना है जिस स्टेट के लिए आप उसका कुछ भी अगर चेंज करने की सोच रहे हो, समझे, ठीक है। और इसी चीज की वजह से इंडिया को ये क्वेश्चन बहुत बार आया गाइस, प्लीज, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान रखना। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ इनडिस्ट्रिक्टेबल इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, मतलब देखो जो हमारी यूनियन है वो तो इनडिस्ट्रिक्टेबल है ना, मतलब स्टेट्स अलग नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन स्टेट, ठीक है, स्टेट्स अलग नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, स्टेट को तो हम टुकड़े कर सकते हैं, मतलब कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को बोला गया है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, rather देन यूएसए को बोला गया है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब स्टेट्स को भी नहीं तोड़ सकते, यूनियन को भी नहीं तोड़ सकते, वो अपने हिसाब से चलती हैं, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल अगर मैं तुम्हें इसका दूं इंडिया का, कि उस प्रेसिडेंट को अगर कोई बिल स्टेट से रिलेटेड आना है तो पहले स्टेट से पूछना पड़ेगा, बट वो एक फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। फिर आता है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है इट शैल डिक्लेयर दैट लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2, जो आर्टिकल 2 है हमारा, और जो हमारा आर्टिकल 2 है, ठीक है, आर नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, यही आर्टिकल 4 बोलता है, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हो, जो हमारे आर्टिकल 368 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 जो है, ठीक है, 2 और 3, इनको क्या, इनको अमेंड नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत, समझे। द मीन दैट सच लॉज कैन बी पास, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, मतलब जितने लोग वहाँ प्रेजेंट हैं हाउस में, ठीक है, मान लो 200 प्रेजेंट है, 50% लोगों ने वोटिंग दे दी, दैट्स इट, सिंपल सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी के तरीके से। ऐसा नहीं कि भयंकर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मान लो 280 जने चाहिए चाहिए 273 के लोग समथिंग चाहिए ही चाहिए 545 में से, ठीक है, जैसे जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं, वो वाला सीन नहीं है। वो तब होता है अगर जब स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी चाहिए होता है, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो होगा यूनियन टेरिटरीज का, तो इनके लिए ना कमीशन भी बनाए गए हैं कुछ, जिसमें से एक था आपका एस के धर कमीशन, या एस के धर जी की फोटो, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड करो रेदर देन लिंग्विस्टिक, मतलब अगर आप किसी एक, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप किसी जगह को, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर, अगर आप लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर रहे हो, तो उनमें तो अपने लोगों को लेके भावना जगेगी ना, तो उनमें यूनिटी कहाँ रहेगी, स्टेट को कंट्री को लेके लॉयल्टी कहाँ रहेगी। वो कल के दिन को विरोध कर सकते हैं कि भाई हमें अलग देश बनाओ। तो एस के धर जी ने इस चीज का विरोध करा था, उन्होंने बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे डिवाइड कर लो स्टेट्स को, ठीक है, बट लिंग्विस्टिक बेस पे मत करो। तो पहला जो कमीशन आया था वो एस के धर आया था, और एस के धर कमीशन किससे रिलेटेड है, यूएनटी से, यूनियन टेरिटरी से। फिर एक जेबीवी कम्युनिटी कमेटी आई थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पी सितम्मा मैया वाली कमेटी बोला गया है, ठीक है। इन तीनों की कमेटी आई थी, जिसमें बोला गया था, जो 1949 में आई थी, कि भाई उन्होंने लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, कि भाई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनेगी, समझे। फिर आता है आपका एक फैजल अली कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्टेट को बना दिया गया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत तगड़ा अनशन चला था, हंगर स्ट्राइक चली थी, जिसमें जो जो हेड थे ना उनकी डेथ हो गई थी, इस बेस पे लिंग्विस्टिक बेस पे आंध्र प्रदेश को बना दिया गया था, ठीक है। ठीक है, बट फैजल अली कमीशन ने भी वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट को डिनाई करा था, देखो ये लिखा भी है, वन लैंग्वेज वन स्टेट रिजेक्टेड बाय फैजल अली जी, ये फैजल अली जी की फोटो है। और इनके साथ जो दो मेंबर थे इस कमीशन में, वो थे के एम पन्नीकर और एच एन खुंजरू जी, ठीक है, ये रही उनकी फोटो। तो इस कमीशन से क्या निकल के आया, इस कमीशन ने कहा था प्रिजर्व करो, प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सही बात है यार, अगर आप लैंग्वेज के बेस पे किसी चीज को तोड़ दोगे तो देश में यूनिटी कहाँ रहेगी, सिक्योरिटी क्या रहेगी, वो अराजकता फैला सकते हैं, अनस्टेबिलिटी फैला सकते हैं ना, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडर करो, इन तीनों बेस पे इन तीनों बेस पे चीजों को देखो, ठीक है। और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, प्लानिंग करो, प्रमोशन करो, ठीक है, एज अ नेशन समझ के।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिटीजनशिप। ठीक है। इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है गाइस। ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया हैज टू काइंड ऑफ पीपल। ठीक है। इंडिया, देखो कहीं भी हो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, दूसरा जिनको हम एलियंस यूज करते हैं। ठीक है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। वो हर तरह के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। दूसरे आते हैं आपके एलियंस। ठीक है। जो सिटीजन्स नहीं होते वो दूसरी स्टेट्स के सिटीजन्स होते हैं और वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते। और एलियंस में भी ना, एलियंस में भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी। फ्रेंडलीज वो होते हैं, ठीक है, जिनके अच्छे रिलेशन होते हैं इंडिया के साथ। और एनिमी वो होते हैं जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस नहीं होते, जिनसे इंडिया ने कभी लड़ी होती है वॉर, जैसे चाइना और पाकिस्तान। समझे? ठीक है। और इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के बिहाफ में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो इंसान कोई इंसान किसी का जन्म हुआ है या कोई नेचुरलाइज तरीके से, नेचुरलाइज तरीके से मतलब एक लीगल तरीके से उसने सिटीजनशिप पाई है इंडिया की, तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी है इंडिया का। जरूरी नहीं है कि आपको पैदा ही होना पड़े। आप नेचुरलाइज तरीके से इंडिया की सिटीजन बन गए, ठीक है, तो आप क्या प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है। बट यूएसए में क्या है कि आपका वहाँ बर्थ होना ही जरूरी है। अगर आपका यूएसए में बर्थ नहीं हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ पार्ट, टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखना, क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू। मैं करवा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, इस स्लाइड में रिवीजन में तो कराऊंगा ही, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। अब एलियंस क्या है, एलियन सुन, एलियन वाला सुन लो। एलियंस के लिए कौन कौन से आर्टिकल, ठीक है, वो कौन कौन से आर्टिकल एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है। दे डू नॉट एंजॉय, ये वो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 22, 15, याद रखना इन आर्टिकल, ये भी क्वेश्चन आया है देखो। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, पता है, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा आर्टिकल एलियंस एंजॉय नहीं करते, ये कौन से आर्टिकल सिटीजन एंजॉय करते हैं। तो आर्टिकल 22, 15, 16, 19, ठीक है, 29, 30, ये सारे आर्टिकल जो है ना, ये एलियंस एंजॉय नहीं करते। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो एंजॉय करते हैं, जिसमें से आपका 22 है कि डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब ये उनको, एलियंस को क्या एंजॉय नहीं है, जैसे हमारे देश में है ना कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आप अपना वकील ला सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनको कोई एलियन है, उसे उन्हें लगता है इंडिया की अथॉरिटी को कि भाई ये संदिग्ध है, क्योंकि एनिमी एलियंस भी तो हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये, ठीक है, कि द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें यह था कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट, बट ये हो सकता है एलियंस के केस में। 14 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको राइट है इक्वलिटी का। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, 29, 30 एजुकेशन राइट्स। ठीक है। और वोट देना इलेक्शंस में, लोकसभा स्टेट असेंबली के, मेंबरशिप पार्लियामेंट या स्टेट जहां एमपी और एमएलए बनते हैं, या कोई ऑफिस होल्ड करना बड़ा सा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, जज का, ये एलियंस को अलाउ नहीं है। इसके अलावा सारे अलाउ हैं। तो ये आर्टिकल याद रखना कि कौन कौन से उनको अलाउ नहीं है। तो आई रिपीट, 22, 15, 16, 19, 29, 30, समझे? और ये तीन जो है, ठीक है। अब सिटीजनशिप हमें कैसे मिल सकती है? सिटीजनशिप हमें देश की किसी भी कब मिलती है? इंडिया की बात हो रही है, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, मतलब ओरिजिन होना चाहिए यहाँ से, या तो यहाँ पैदा होना चाहिए, या तुम्हारी केस यहाँ की ओरिजिनिटी होनी चाहिए किसी की, जैसे इंडियन ओरिजिन बोलते हैं ना। बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब तुम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रह रहे हो, फिर नेचुरली तुम वहाँ के सिटीजन बन गए। बाय रजिस्ट्रेशन, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है सारा। ठीक है। तो ऐसे तुम वहाँ की क्या ले सकते हो, सिटीजनशिप ले सकते हो। तो इंडिया में तरीके हैं कई। सिटीजनशिप एक्ट के तहत आते हैं, जो गवर्नमेंट ने निकाले थे, 1955 एक एक्ट था, जिसमें या तो भाई आपका पैदा हुआ है आप उस देश में, या डेसेंट हो, मतलब इंडियन ओरिजिन के हो, कभी तुम्हारे पिताजी पिताजी वहाँ के जन्म जन्म हुआ उनका रजिस्ट्रेशन के तरीके से, और नेचुरलाइजेशन तरीके से, नेचुरलाइज तरीके से, मान लो तुमने यहाँ की लड़की से शादी कर ली, इस तरीके से, इन दैट सेंस से। और फिर होता है लास्ट में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कोई टेरिटरी अगर इंडिया की पार्ट बन गई तो उसके लोग अब ऑटोमेटिकली इंडिया के क्या सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें पहला आता है बाय बर्थ, जो बर्थ के लिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। पहला पॉइंट आता है बर्थ का, कि भाई अगर कोई इंसान इन बोर्न इंडिया ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1877,
1987, ठीक है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ही इज बर्थ के बेस पे, इस बर्थ वाले बेस पे वो क्या अलाउ है। फिर आता है डेसेंट वाला कि भाई अगर कोई इंडिया के बाहर पैदा हुआ है लेकिन कभी उसके पिताजी या कोई सिटीजनशिप उसके टाइम के उसके पैदा होने के टाइम पे क्या इंडिया के सिटीजन थे, तो बाय डेसेंट, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन के हुए तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। समझे। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करे, ठीक है। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई 7 साल से ज्यादा रह रहा है, ठीक है, 7 साल हो गए ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहते हुए इंडिया में, ठीक है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर किसी ने इंडियन ओरिजिन के पर्सन से क्या कर लिया है, शादी भी कर ली है। एक सेकेंड। हाँ, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा है, ठीक है। और अगर किसी ने मैरिड, किसी ने इंडियन सिटीजन से शादी कर ली है और 7 साल उनको रह गए हो गए हैं, तो एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो कहता है कि नेचुरलाइजेशन का तरीका कि भाई लेकिन ये शर्त है कि भाई आपको इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए कि आप बैंक तारों के नीचे से आ गए, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। उसमें ये है कि ही इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सिटी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, ऐसी किसी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए जहाँ पर इंडिया के लोगों को जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। ठीक है, इफ ही सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही टेक, और अगर उसे वो किसी कंट्री का सिटीजन है तो उसे वहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी उसकी इंडियन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है। फिर वही इनकॉर्पोरेशन वाला कि भाई अगर अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि भाई साहब सिक्किम मान लो कभी इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर वो इंडिया का पार्ट बन गया, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के का खिलाए सिटीजन खिलाए, ये होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वाला, ठीक है। जिसमें आपका एग्जांपल देने के लिए मैंने देखो लिख भी रखा है पौंडीचेरी, ठीक है। और आपका ये जितना भी आया था 1962 में जब पौंडीचेरी आया था, तो वहाँ के लोग अपने आप इंडिया के सिटीजन कहलाए थे। और एक और तरीका है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने डाला है, कि सिटीजन पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, जिसमें बोला गया था कि असम अकॉर्ड के लिए एक स्पेशल प्रोविजन असम के लोगों के लिए, ठीक है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बट मैंने तुम्हें नॉलेज के फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। चलो वो तो उन्होंने पढ़ लिया कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अक्वायर का। अब लॉस का रियूनिकेशन टर्मिनेशन, भाई डिप्राइव कर दो तुम्हें, अगर साइडलाइन कर दिया, हटा दिया, रियूनिकेशन कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटाने का तरीके, ये 3 तरीके हैं, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान को रियूनिकेशन, अगर मतलब बेसिकली ये है कि रियूनिकेशन मतलब ये होता है कि इंसान अगर कॉन्शियसली कॉन्शियसली पर्टिकुलरली अपनी कंट्री की क्या छोड़ रहा है, सिटीजनशिप इंडिया की, ठीक है, तो वो लॉस हो जाएगी उसकी सिटीजनशिप इंडिया की, होशो हवास में। एक होता है व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलेंटली, वही वॉलेंटली सोच समझ के, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना छोड़ रहा है टर्मिनेट, तो उसकी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा ये, इट इज अ कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन बाय गवर्नमेंट, अगर किसी ने फ्रॉड तरीके से डिसलॉयल्टी दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अनलॉफुलिटी दिखाई, ठीक है, और मतलब वही है फ्रॉड तरीका दिखाया, ठीक है, और अगर कोई 7 साल तक बाहर लगातार इंडिया से रह रहा है, तो वो डेप्रीविएशन के तहत उसकी सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी, समझे। और इंडिया में जो कॉन्सेप्ट चलता है भाई, वो चलता है सिंगल सिटीजनशिप का, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम सिंगल सिटीजनशिप वाले लोग हैं, हम नहीं मानते ड्यूअल सिटीजनशिप में जैसे यूएसए में होता है। अदर अडल अदर फेडरल स्टेट्स में तो यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ तो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल जाती है, पर इंडिया में आपकी सिंगल सिटीजनशिप है, ताकि हमारे अंदर फेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड की भावना बनी रहे, समझे। ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 5 से 10, ठीक है, ये सिटीजनशिप वाली हो गए, ठीक है। पार्ट 1 पढ़ रहे थे उसमें 1 to 4, और पार्ट 2 में आपका आ जाता है क्या, सिटीजनशिप आ जाता है। तो पांचवा आर्टिकल क्या बोलता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पार्ट्स, ठीक है, इफ माइग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, राइट टू सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन। देखो अब तुम बोलोगे सर समझाओ, देखो मैंने पहले तुम्हें समझाया लेकिन तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स तो याद ही करने पड़ते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे तो 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, फंडामेंटल राइट। पॉलिटी का पेपर, पॉलिटी के क्वेश्चन और उसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर आता है, ठीक है। पहले तो बेसिक चीज ले लो कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, भाई ये आता है आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है। और ये पार्ट 3 के अंदर आता है,
ठीक है। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, जहां पर यूएसए में इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। याद रखना किस नाम से जाना जाता है यूएसए में। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानता है। ठीक है। और इसको मग्नकर्ता ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पूछा है यार, ये पीवाईक्यू कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि मग्नकर्ता ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। ठीक है। ये कौन से पार्ट को बोला जाता है, ऑप्शन दे देगा, पार्ट पूछ लेगा, या पूछ लेगा किसे बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, डीपीएसपी को, सिटीजनशिप को। ठीक है। 7 फंडामेंटल राइट्स है हमारे। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। फिर आता है आपका आर्टिकल 19 से 22। फिर आता है आपका आर्टिकल 23 से 24। फिर आता है आपका रिलीजियस राइट, आर्टिकल 25 से 28। फिर एजुकेशन राइट 29 से 30। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको क्या हटा दिया गया है, तो अब हमारे प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, ऑर्डिनरी राइट की तरह। ठीक है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। फिर आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, लिखा भी है देखो, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया है, आर्टिकल 300A के अंदर, जो पार्ट 12 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के, वो जान लो। ठीक है। वो ये है कि सम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स फाइल अदर आर अवेलेबल टू अदर पर्सन वेदर सिटीजन्स। वही बताया था ना, एलियंस को अलाउ नहीं है 15 16। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सबको अलाउ है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जो एलियंस को अलाउ नहीं है, बाकी सबको अलाउ, मतलब बाकी सबको अलाउ है। ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नेचर के, एब्सोल्यूट नहीं है बिल्कुल कि यही है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइप पे इनको सस्पेंड करा जा सकता है, इसलिए क्वालिफाइड नेचर के, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के आर्बिट्री एक्शन मतलब मनमानी, आर्बिट्री एक्शन होता है मनमानी। ठीक है, ये अगेंस्ट है स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस के। ठीक है। कुछ नेगेटिव करेक्टर के हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। कुछ पॉजिटिव करेक्टर के हैं, क्यों? क्योंकि किसी में प्रिविलेजेस हैं। जस्टिशिएबल है, मतलब अगर इनका वॉयलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। और ये डिफेंड करे जाते हैं, गारंटीड करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये परमानेंट है और सेक्रोसेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप इनको सस्पेंड कर सकते हो, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है। एंड पार्लियामेंट कैन कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है कम करना, रिपील खत्म करना, ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो, नॉट ऑर्डिनरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर आप करते हो तो आप इसको रिपील और कर्टेल कर सकते हो, समझे। अब आ रहे हैं आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 क्या है? बेसिकली पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 में ये बोला गया है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई कि भाई स्टेट जो वर्ड यूज होता है पॉलिटी में, वो क्या डिनोट करता है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसे गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है। स्टेट्स आपकी सेंट्रल स्टेट वाली हो गई, जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो ट्रस्ट हो गए, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब स्टेट के पार्ट, इन सबको स्टेट बोला जाता है। तो अगर कहीं स्टेट यूज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला जा सकता है। वो इनके लिए भी यूज हो सकता है, वो इनके लिए भी यूज हो सकता है। ये ही बोला गया है स्टेट का मतलब, पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 में। ठीक है। और यही सेम आर्टिकल 36 पे है, सेम स्टेट की डेफिनेशन, जो हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल 13, बहुत बच्चों को डाउट होता है। आर्टिकल 13 बेसिकली कहता है, देखो लिखा क्या है, लॉ इन इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब मान लो, चलो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950। तो बेसिकली ये बोला गया, ठीक है। और हमारे फंडामेंटल राइट कब से एग्जिस्ट करते हैं? जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो बेसिकली बात ये बोली गई कि अगर कोई चीज ऐसी है, कोई चीज मान लो अगर कोई लॉ है जो आज़ादी से पहले का, फंडामेंटल राइट से पहले के जो हमारे लॉ हैं, एक्ट हैं। ठीक है। और जो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स बन गए 1950 में, उसके बाद अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट में सूटेबल नहीं बैठते, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं बैठते, तो वो क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। मान लो एग्जांपल दूं, जैसे एक एक्ट है, मान लो लेबर एक्ट है कोई, उसका एक एजुकेशन एक्ट लेते हैं, कोई मान लो कोई एजुकेशन एक्ट है। उस एजुकेशन एक्ट में ये बोला गया है कि भाई ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया ऐसा लिखा है एजुकेशन एक्ट में कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, क्या, इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं है एजुकेशन। ये आजादी से पहले के किसी पर्टिकुलर एक्ट में लिखा है। फिर उसको ना फिल्टर करा जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बाद के देखा जाएगा, क्योंकि लेकिन हमारे क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट लिखे गए थे 1950 में। ठीक है।
अगर हमारे फंडामेंटल राइट में तो ये लिखा है ना कि किसी भी कास्ट सिस्टम, किसी पे आपका क्या भेदभाव नहीं होगा, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, है ना। तो वो अपने आप इनकंसिस्टेंट हो जाएगा लॉ। इसी का मतलब है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, और यही आर्टिकल 13 कहता है। देखो लिखा है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद इन और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। ठीक है। और मतलब ये कहा जा रहा है कि आप उनको जुडिशियल रिव्यू, भाई जुडिशियल रिव्यू की तो बात हो रही है, जुडी कौन बताएगा, ये जुडिशरी तो बताएगी, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 2026। अब आया समझ में, ये होता है आर्टिकल 13। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 बोलता है, एक एक चीज और बता दूं, आर्टिकल 13 में तो फिल्टर होके अगर कोई क्राइटेरिया, फंडामेंटल राइट्स के बेस पे जो क्राइटेरिया बैठेंगे पुराने लॉज का, तो फिल्टर होके आगे बढ़ेंगे, बाकी जो नहीं होगा उनको लॉ इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया तो वो वर्ड हो जाएंगे। बस ये आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन। भाई वही बात है कि वो लॉ से इक्वलिटी है और सबको लॉ के तहत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन मिले सबको टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन का, याद रखना कौन कहाँ से ओरिजिनेटेड है। पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, कि भाई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए फेवर में। होता है ना कि आप किसी के लिए पर्टिकुलर फेवर के लिए आप स्पेशल प्रिविलेज निकाल रहे हो। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा सबको। मान लो ऐसा कहा गया है कि मान लो एक तबका है जो बहुत ऐसी जगह है कि जिसको ना जरूरत है यहाँ पहुंचने के लिए, एक सोसाइटी यहाँ है बट वो यहाँ है, तो उसको इक्वल लाने के लिए सरकार रिजर्वेशन देगी, एक्सेप्शंस निकालेगी। तो वही बोला गया है प्रोटेक्शन लॉज के तहत कि भाई सबको इक्वल ट्रीट करा जाएगा, जिसमें प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, ठीक है। जो पहला वाला है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बाकी जो लेटर वाला है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोथ का ये है कि लीगल स्टेटस सबको इक्वलिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और सबको जस्टिस मिले। समझे। रूल ऑफ लॉ, इसमें एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, ये मैंने डाला है थोड़ा डेप्थ में क्योंकि ये पीवाईक्यू और ये थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एवी डाइसन ने दिया था, जो एक क्या थे ब्रिटिश जूरिस्ट थे, जिन्होंने बोला था कि आर्बिट्री एक्शन मतलब एब्सेंस होगा, मतलब स्टेट अपनी मनमर्जी से चीजें नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है, ठीक है। अपने आर्बिट्री एक्शन से कोई चीज नहीं, वहां पर एब्सेंस आर्बिट्री पावर। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ से वही इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 में, कि जिसमें आपका पहला एक्सेप्शन आता है आर्टिकल 361, जिसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है अपने टेन्योर के दौरान किसी भी कोर्ट में आंसर देने के लिए वो क्या है, आंसरेबल नहीं है, ठीक है। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट और कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। फिर आर्टिकल 361 क्या बोलता है, ठीक है, कि नो पर्सन शैल बी, किसी भी इंसान के तहत किसी भी इंसान को सिविल और क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट में, सिर्फ न्यूज़पेपर या किसी पर्टिकुलर कटिंग के बेस पे। ये आर्टिकल 361 का है ठीक है। फिर आर्टिकल 105 बोलता है क्या, नो मेंबर पार्लियामेंट शैल बी टू प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट रिस्पेक्टिव, मतलब मेंबर जो है पार्लियामेंट के, ठीक है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती किसी भी, ठीक है। और कमेटी कमेटी के खिलाफ। और आर्टिकल 194 बोलता है नो मेंबर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल, मतलब ये उनके लिए, स्टेट्स वालों के लिए, ये स्टेट्स के एमएलए के लिए हो गया, ठीक है। और ये सेम किसके लिए हो गया, ये एमपीज के लिए हो गया कि इनके खिलाफ क्या नहीं चलाई जा सकती, प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 ये तो बोलता है कि भाई सर्टेन ग्राउंड्स पे क्या नहीं कर सकते आप, सर्टेन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जिसमें से आपका कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो दो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो है डिस्क्रिमिनेशन और एक है, ठीक है, एंड एक है ओनली, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये हो गया कि भाई आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कोई अनफेवरेबल कंडीशंस की, भाई अगर ये पार्क है तो इस पार्क में सबको बैठने का राइट है अगर वो पब्लिक पार्क है, ठीक है। और वर्ड डिनोट करता है, ओनली डिनोट करता है किसे, कि द यूज ऑफ वर्ड ओनली मतलब सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ यही है ग्राउंड्स, नॉट ओनली ग्राउंड्स, ओनली,
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ याद रखना। एक दो तीन चार सिर्फ इनके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर और कोई चीज है तो उस पर आप उस चीज को सरकार देखेगी, उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि किसी ऐसे तबके को अगर ऊपर लाना हो तो उस बेस पे तो ये चीजें नहीं देखी जाएंगी ना, इसके अलावा जो चीजें होंगी, समझे। मान लो ऐसे, इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि एक स्टेट है, उस स्टेट में तुम रह रहे हो और एक बाहर की स्टेट है, यहाँ वैकेंसी निकलेगी तो इस स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी ना। और यहाँ यही चीज होती है कि आर्टिकल 15 है भाई साहब, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सिर्फ ओनली यूज करा गया है, समझे। और इसमें एक आ जाता है आपका, इसी को इसी को ओवरकम करने के लिए 103 अमेंडमेंट 2019 में लाया गया था, 103वां अमेंडमेंट, जिसमें बोला गया था बेसिकली कि जर्नल कास्ट जो है, जिसको हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, EWS, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें, हर गवर्नमेंट फील्ड में, जैसे ST SC OBC को मिलता है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि आप ST SC और OBC को तो रिजर्वेशन है ही, लेकिन कई ऐसे हैं जो जनरल कास्ट के हैं बट उनकी कंडीशन इनसे भी बुरी है फाइनेंशियली, इसलिए रिजर्वेशन लेके आया गया, समझे। फिर आता है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है प्रोवाइड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ऑफिस अंडर द स्टेट। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट और ग्रांट ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी इंसान को क्या, कोई भी इंसान इनएलिजिबल नहीं है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिस इन्वायरमेंट में, उसके रिलीजन और कास्ट रेस के बेस पे या उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे क्या आप भेदभाव नहीं कर सकते, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यही आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करो। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, कि अनटचेबल्स को नहीं छूना, ये क्या, इसको अबॉलिश करो, ये आर्टिकल 17 बोलता है। आर्टिकल 18 बोलता है कि भाई टाइटल्स को अबॉलिश करो, जो पहले टाइटल चलते थे ना, महाराजा, प्रजापति, ये सारे, उन सबको अबॉलिश करा गया। ठीक है, कि इट प्रोहिबिटेड स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और जो अकेडमी के डिस्टिंक्शंस होते हैं जैसे पद्मश्री, कर्नल, लेफ्टिनेंट जो आर्मी में होते हैं, ठीक है, उनके अलावा सारे प्रोहिबिटेड है टाइटल्स। ठीक है, और इट प्रोवाइडेड सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग, और इंडियन सिटीजन को अलाउ नहीं है कि वो बाहर से क्या एक्सेप्ट करे टाइटल्स। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट, देखो फॉरेनर भी कोई वही है, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नो सिटीजन ऑफ फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। कोई चीज आ गई कि प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते कुछ भी होल्ड टाइटल। ठीक है, तो इसलिए जितने भी राज बहादुर, महाराणा, ये सब इस टाइप के जितने बड़े बड़े पहले टाइटल होते थे वो सब क्या अबॉलिश हो गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बेसिकली क्या है, राइट टू फ्रीडम में आपके 6 राइट्स दिए गए हैं। पहला तो आपका राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, भाई सबको हक है अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन रखने का। ठीक है, सबको हक है असेंबल असेंबल होना पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का। ठीक है, अब मूव फ्रीली थ्रू आउट, किसी भी इंडिया में कहीं भी थ्रू आउट घूम सकते हो, कहीं भी सेटल और रिसाइड होने का। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का। ठीक है, आर्टिकल 19 कंटेन 790, बट राइट टू वही प्रॉपर्टी वाला 44 अमेंडमेंट तहत के तहत क्या लीगल राइट बना दिया, जो उसको 300A के अंदर ऐड करा गया पार्ट 12 में, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैंने सबको एक्सप्लेन कराया, बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि इट इम्प्लाई दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। हर कोई अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीव्स को क्या कर सकता है, कन्वे कर सकता है, माउथ के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ट्वीट नहीं कर देते, प्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, ये एक अच्छा ये राइट दे रखा है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ असेंबली में ये है कि कोई भी इंसान असेंबल हो सकता है पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, इंक्लूड राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, जैसे पब्लिकली गैदरिंग होती है। ठीक है, अलाउ है सबको। ठीक है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब आप कोई भी यूनियन बना सकते हो, जैसे ट्रक यूनियन और ऑटो यूनियन, इस तरीके से। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम एंटाइटल एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट। ठीक है, रेजिडेंस, आप कहीं भी रिसाइड और सेटल हो सकते हो एनी पार्ट में, बट दो पार्ट हैं इसके, कि राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ
ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एनी प्लेस टेम्परली, मतलब रेंट लेके रह रहे हो आप वहाँ, जैसे जॉब कर रहा है कोई दिल्ली में, यहाँ से कहीं कहीं से गया तो साउथ में कहीं जॉब कर रहा है। और दूसरा, द राइट टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप अ होम। होम चाहिए तो उसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए, तो वो परमानेंट वाला हो गया, टेम्पररी वाला हो गया। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, सबको राइट है वो कोई भी प्रैक्टिस करने का प्रोफेशन। ठीक है। ठीक है, अपने लाइवलीहुड को जीने का। फिर आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब ग्रांट प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, मन मर्जी और एक्सेसिव पनिशमेंट के तहत उस एक्यूज पर्सन को। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें तीन पार्ट आ जाते हैं। जैसे एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक होता है डबल जियोपार्डी, एक होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब ये होता है कि भाई साहब, अगर मान लो किसी ने क्राइम किया, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम चल रहा है क्लास में एग्जाम्पल चल रहा है, और एग्जाम चल रहा है, और रूल ये है कि अगर किसी ने चिटिंग करी तो उसका क्या पेपर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। एक सेकंड। उसका क्या पेपर क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। मान लो और आप अनफॉर्चुनेटली पकड़े गए, इन आपको फिर क्या बोलते हैं उसके मीटिंग रूम में जो प्रिंसिपल के सामने लेके गए मान लो, तो वहां पर ये कम्युनिटी ने ये दिखा कि भाई साहब इस बंदे ने चीटिंग करी है, ये पकड़ा गया। ठीक है। तो इसका पेपर कैंसिल। ठीक है। और अगर वहां से वो ये रूल लगा दे, ये लॉ लगा दे कि अब से, उन्होंने मान लो तब से ये सोचा कि अब से चलो ये तो हो गया, अब से अगर किसी ने चीटिंग करी तो उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, स्कूल का या कॉलेज का किसी का भी। ठीक है। वो तब से हो गया। लेकिन अगर उसी टाइम उसी चीज के तहत आपको सजा दे दी गई, ठीक है, तो वो न्याय नहीं, वो हो जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब अगर किसी इंसान ने, मान लो प्रेजेंट में यही चीज है कि मान लो ये रूल है कि भाई साहब आप चीटिंग करोगे तो आप पे फाइन लगेगा 500 रुपये। ओके, अभी प्रेजेंट में ये रूल है, बट 1990 में ये रूल नहीं था। 1990 में ये रूल था कि भाई अगर किसी चीटिंग करा तो साल रिपीट करना है। और मान लो तुमने प्रेजेंट में तुमने तुमने चीटिंग करी, तो ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पहले के बेस पे तुम्हें वो चीज को सजा दी जाएगी। प्रेजेंट में अगर कोई चीज उससे रिलेटेड जो भी लॉ होगा उस बेस पे तुम्हें सजा दी जाएगी। यही बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो वही चीज लिखी है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस। ठीक है, इन फोर्स ऑफ द टाइम, उस टाइम की बात हो रही है, ऑफ द एक्ट, रेदर देन कि उससे पहले बेस पे तुम्हें कि हाँ भाई इसको तो धरो। समझ में आया, ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। फिर आता है आपका डबल ज्योपार्डी, मतलब किसी भी इंसान को एक चीज की सजा बार बार नहीं दी जा सकती। एक केस था जिसमें थॉमस थॉमस दास वर्सेस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में था कि एक आदमी 14 साल की सजा काट चुका था, बट उसको फिर सजा मतलब इस चीज हो रही थी, तो ये लगा कि आप क्या अपने आप को सेव कर सकते हो। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन शैल एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस, मतलब वो अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता। अगर मान लो पुलिस स्टेशन में आपको बुलाए, ठीक है, और आपको बोले कि आपको कुछ पर्टिकुलर आंसर्स के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, आंसर्स देने हैं, आप मना कर सकते हो। क्यों? अगर आपको ये डर है कि आप उससे एक्सपोज होगे और ये मेरे लिए सेल्फ हार्म होगा, मेरे लिए ही यूज होगा, तो आप मना कर सकते हो। इसी को बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब आया आर्टिकल 27 में कि आप आर्बिट्री एक्शंस, एक्सेसिव पनिशमेंट्स के तहत जो एक्यूज पर्सन को मिली हो, सिटीजन फॉरेन, उसके तहत आप प्रोटेक्शन ले सकते हो आर्टिकल 20 के तहत। समझे? सॉरी। फिर आता है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन है भाई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, मतलब सबको अपनी पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, किसी भी इंसान की प्राइवेसी को आपको खंडित करने का कोई हक नहीं है। ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव हिज लाइफ, किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा बनाया गया है, वो चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। फिर इसी में 21 का ए का पार्ट है जिसमें आर्टिकल 21 है जिसको राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है भाई। चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 से 14 तक को आपको कंपलसरी एजुकेशन देनी ही देनी है। ठीक है। इसको कब ऐड करा गया? इसको ऐड करा है 80s, याद रखना,
इसको ऐड करा गया 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन के लिए है। ठीक है। फंड हायर एजुकेशन के लिए नहीं है ये। 6 से 14 साल, ये फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A में। ठीक है, चलो। फिर आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब दो तरह के अरेस्ट है, डिटेंशन है। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। ठीक है, इसमें लिखा आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड। किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए। ठीक है, दो तरह के, एक तो प्यूनिटिव हो गया, प्रिवेंटिव। मतलब मान लो, एक होता है कि किसी इंसान ने कोई क्राइम क्राइम किया। ठीक है, किसी इंसान ने क्राइम किया और उसको क्या सजा मिली, उसे डिटेन कर लिया, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, तो इस वाले को बोलेंगे प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर अ ट्रायल। उसको कोर्ट ले गए, फिर उस पर ट्रायल चला। ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान क्राइम कर सकता है, संदिग्ध है, जिस पे शक है, इससे पहले वो क्राइम करे, तो आप क्या कर लो, उसे पकड़ लो, धर लो। देश दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके कुछ रूल नहीं है, बट इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ने क्राइम करा नहीं है, लेकिन आपको लगता है वो कर सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन उस इंसान के लिए, कि आप उस इंसान को डिटेन कर सकते हो। समझे? इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर आता है आपका आर्टिकल 23, जिसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, की एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, जिसमें प्रोहिबिटेड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। ट्रैफिक नहीं कर सकती ह्यूमन बींग्स का। फिर फोर्स लेबर, जबरदस्ती, मतलब बिना पैसे दिया उनसे काम करवाए जा रहे हो। ठीक है, सिमिलर फॉर्म्स हैं इसकी। ठीक है। एक्सप्रेशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग इज इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन चिल्ड्रंस लाइक गुड्स। इंसानों को चीजों की तरह बेचना। इमोरल ट्रैफिकिंग वुमेन्स और बच्चों की, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, ये सब आपका आर्टिकल 23 के अंदर आता है। आर्टिकल 24 में ये बोला गया है कि आप किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको आप ऐसी हैजार्ड कंडीशन, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन लेब साइड होगी, रेलवे, ठीक है, फैक्ट्री, माइन में, आप उसको क्या एम्प्लॉय नहीं कर सकते। वो एक्सप्लॉइटेशन होगा। समझे? फिर आता है आपका आर्टिकल 25 से 28, जिसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलते हैं, जिसमें आर्टिकल 25 ये बोलता है कि सबको फ्रीडम है अपने, क्या, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, किसी भी रिलीजन को। ठीक है, समझ में आया? आर्टिकल 20 सब ये बोलता है कि अपने रिलीजन अफेयर्स वो खुद मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल बी हैव द फॉलोइंग राइट। राइट टू, कोई भी इंसान अपना खुद का क्या एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस। उसके अफेयर वो खुद मैनेज करेगा। ठीक है। ठीक है। राइट टू ओन, अक्वायर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और खुद एडमिनिस्ट्रेट करेगा अपने लॉ के हिसाब से। ठीक है, दैट्स इट। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? किसी भी इंसान को रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी। पब्लिक की जो पैसा है, वो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में यूज नहीं कर सकते। ये बोलता है आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। किसी पर्टिकुलर, मान लो अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड चीज है, स्टेट फंडेड है, तो आप वहां एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ठीक है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चार तरह के डिस्टिंक्शन बताए गए हैं आर्टिकल 28 में। इंस्टीट्यूशन होनली मेंटेन बाय स्टेट, जो स्टेट्स के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेट करे जाते हैं स्टेट द्वारा, बट ट्रस्ट के द्वारा उसे एंडोनमेंट करा जाता है। एक होता है जो स्टेट के द्वारा सिर्फ रिकॉग्निशन मिला है, और एक होता है जो स्टेट द्वारा एड मिल रही है, जिनको पैसे मिल रहे हैं। समझ में आया? फिर आता है आपका आर्टिकल 29, जो बात करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली, जो माइनॉरिटीज में है। आर्टिकल 29 बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या सिटीजन रिसाइडिंग एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जिनकी लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, शेल हैव राइट टू कंजर्व देव सेम। मतलब अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है और उसका सब कुछ अलग है, तो वो कंजर्व, उनको कंजर्व करना है। ठीक है, उनको बचा के रखना है, वो उनको जिंदगी उनके हिसाब से जीनी चाहिए। इसका एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया मिलता है, सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड कहाँ? अंडमान निकोबार में।
जहाँ बोलते हैं एक ऐसी बिरादरी जो 2000 साल पीछे चल रही है, बट उनको कंजर्व करके रखा है ना, रिजर्व करके रखा है। ठीक है, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जिसको स्टेट द्वारा एड मिल रही हो, फंड करा जा रहा हो, किसी उसको रेस, कास्ट और रीजन या लैंग्वेज के बेस पर एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ग्रुप, जो पहला वाला है ये वाला, ये ग्रुप के प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट के राइट की बात करता है। दूसरा बात करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है। और आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ, जो रिलीजियस मिनोरिटी में है और जो लैंग्वेज मिनोरिटीज में है, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 29। समझे? फिर आता है आपका आर्टिकल 30। सॉरी, आर्टिकल 30 बोलता है ग्रांट द फॉलोइंग राइट टू मिनोरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एंड एजुकेशन। कोई भी मिनोरिटीज अपना खुद का क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। आर्टिकल 30 ग्रांट फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, सबको अपना राइट है एस्टेब्लिश करने का और एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चलाने का। ठीक है। होती नहीं क्रिश्चियन मिशनरी चलती हैं, ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजियस बेस पे चलते हैं, वो माइनॉरिटीज द्वारा चलाए जा सकते हैं। जैसे सिख सिख के स्कूल चलते हैं, गुरु नानक करके ऐसे कई स्कूल्स हैं। ठीक है। द कंपेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इसी को आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, वही राइट टू प्रॉपर्टी वाला। ठीक है। और कहीं भी याद रखना माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस इतना याद रखना। इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज द्वारा दिया जा रहा है, बस। अब आता है आपका वेरी वेरी द हार्ट सोल, द हार्ट एंड सोल ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कोई फायदा नहीं है फंडामेंटल राइट्स का अगर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना हो। वैसे तो आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट्स है, तो वो है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि भाई अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हुआ है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। रेमेडीज देता है बेसिकली। ठीक है। और इसी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया और हार्ट बोला गया है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करे गए हैं। ठीक है। और इन रिट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। और जो रिट्स हैं ये हमने इंग्लिश से लिए, इंग्लिश लॉ से लिए, जिसको वहां बोला जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। अब रिट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली मैं तुम्हें अगर कम शब्दों में बताऊं, रिट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है। अगर मान लो ज्वेलरी है, लेकिन अगर ज्वेलरी की मतलब ज्वेल एक बाउंड्री है, तुम्हारा प्लॉट है उसकी बाउंड्री है, लेकिन अगर तुम उसकी फेंसिंग नहीं करा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर पा रहे हो? नहीं ना। सेम फॉर दैट, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स लाए गए हैं, जिसको आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ऐड करा गया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट। देखो कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट्स को इशू करने के लिए। पहले बात तो रिट्स क्या है? रिट्स एक लैटिन टर्म्स है, 5 वर्ड्स है। ठीक है, वो बताऊंगा 5 वर्ड्स कौन से हैं, वो लैटिन टर्म्स है। पहला डिफरेंस तो ये है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिट्स इशू में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होगा, फंडामेंट्स का वायलेशन होता है, इसलिए हम आर्टिकल 32 यूज करते हैं। मान लो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आर्टिकल 32 के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 2026 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। तो 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें ये है कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स की जब वायलेशन हो तो ही आप जा सकते हो, रिट्स तभी इशू होंगे। और हाई कोर्ट्स में ये है कि रिट्स तब इशू होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे, जो वायलेशन हो रहा हो फंडामेंटल राइट्स का, उनके लिए रिट्स इशू होते हैं। कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए वायलेशन का तो रिट्स इशू कर ही सकते हो, लेकिन अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकते हो, यही कहा जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ओनली एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पसेस। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं रिट्स, वो पर्सन या गवर्नमेंट के थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया
कहीं भी कर सकता है। बट हाई कोर्ट का जो पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, तो वहीं उसके वो चीज हो सकती है, उसकी उसी पर्टिकुलर दायरे में जितने हाई, उस हाई कोर्ट की क्या ज्यूरिडिक्शन है। फिर रेमेडी जो आर्टिकल 32 के तहत है वो इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता उस पर ज्यूरिडिक्शन देने के लिए, रेड ज्यूरिडिक्शन के लिए। बट अदर हैंड आर्टिकल 226 जो किसका हाई कोर्ट का राइट है, वो डिस्क्रिशनरी मतलब मन मर्जी, तो हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है रिट्स ज्यूरिडिक्शन देने के लिए। समझे? अब ये है वो रिट्स। ठीक है, 5 रिट्स हैं इन जो लैटिन वर्ड्स में है। एक है आपका हबीस कॉर्पस, फिर आपका मैंडेमस, फिर आपका प्रोविजन, फिर आपका सर्सुरारी, फिर आपका कोवरेंटो। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला आता है हबीस कॉर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाला। मतलब इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि आप किसी इंसान को, मान लो अगर किसी इंसान को डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, ठीक है, किसी इंसान को डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, उसकी फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार हबीज कॉर्पस लगा के ये पूछ सकते हैं कोर्ट से कि भाई आपने इसको किस बेस पे डिटेन किया है। अगर वो डिटेंशन इनलीगल पाई जा सकती है तो उस इंसान को उसी टाइम तुरंत छोड़ा जाएगा। समझ में आ गया? डिटेन पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन फाउंड इज इनलीगल। देखा? और इसी रिट्स को बोला गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बुल्क मार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन कौन से रिट को बोला गया है? ऑप्शन दे देगा 4, PYQ है। तो किसे बोला गया? हबीस कॉर्पस को। ठीक है, आर्बिट्री मतलब मनमर्जी डिटेंशन। ठीक है, इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आ आर्बिट्री, जो आर्बिट्री डिटेंशन होता है मनमर्जी के तहत, उसके अगेंस्ट इसको एक बुल्क मार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी बोला गया है। समझ में आ गया? और जो हबीस कॉर्पस है वो बहुत पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के तहत हो सकता है। पब्लिक गवर्नमेंट हो जाता है, प्राइवेट प्राइवेट हो जाता है, दोनों के खिलाफ आप इसे इशू करा सकते हो। ये होता है हबीस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। समझ में आ गया? फिर आता है आपका मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है वीक कमांड, मतलब कि इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम। ठीक है, मतलब ये है कि, जस्ट अ सेकेंड, किसी को भी कमांड दी जा सकती है, और कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कमांड दी जा सकता है कि भाई आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज निभाओ, और अगर आप उसे फेल होते हो परफॉर्म करने में तो उसके खिलाफ आप मैंडेमस, जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। मान लो एक केस था, लोटस होटल, लोटस होटल वर्सेस गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात फंड्स, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, तो ऐसा हुआ लोटस होटल और गुजरात फंड्स के बीच में डील होती है कि भाई साहब आप होटल बनाओगे कुछ इस तरीके से, हम आपको फंड्स देंगे। ठीक है, बाद में जो गुजरात फंड है वो अपनी बात से क्या मुकर जाता है, तो लोटस होटल्स कहाँ पहुंच जाता है? कोर्ट पहुंच जाता है मैंडेमस के तहत। ठीक है, फिर मैंडेमस का यूज करके कोर्ट गुजरात फंड्स को बोलता है कि आपने अपनी क्या पब्लिक ऑफिशियल बी कमांड, पब्लिक ऑफिशियल क्या परफॉर्म करने से, क्या पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटीज को क्या फेल हुए हो। ठीक है, ठीक है, इसी चीज के तहत फिर गुजरात फंड्स को क्या पैसे देने, मतलब वो फंड देने पड़ते हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते ना। तो यही चीज है। ये पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट किसी के लिए भी इशू करे जा सकते हैं। फिर आता है आपका प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड मतलब होता है टू फॉरबिड। ये हायर कोर्ट्स द्वारा इशू करा जाता है लोअर कोर्ट्स को। ठीक है, जहां पर एक्सेसिव एग्जिटिंग जुरिडिक्शन और अपराइजिंग जुरिडिक्शन, मतलब प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड मतलब होता है रोकना। मतलब मान लो अगर कोई कोई मान लो लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, इससे पहले उस पे क्या है, इससे पहले अगर उस पे कोई ऑर्डर आए, उससे पहले ही आप प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिटेड रेट लगा के उसे क्या रोक सकते हो। ठीक है, टू फॉरबिड, वो कहते हैं ना प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और लोअर कोर्ट्स के लिए इशू होता है ये। ठीक है, जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए यूज हो सकता है। समझ में आया? फिर आता है आपको सर्सरारी, और फिर सर्सरारी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म, मतलब ये हाई इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल
टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद इन अ लेटर इटसेल्फ। मान लो अगर कोई केस की सुनवाई हो रही है और केस पे क्या आ गया, ज्यूरिडिक्शन आ गया, उस पर जजमेंट आ गया बेसिकली, तो सर्चोरारी लगा के आप उस जजमेंट को क्या चैलेंज कर सकते हो। और अगर वो लगता है कि वो गलत है तो उसको क्या हटा दिया जाएगा। अगर उसमें ये चीज देखी गई कि उसमें एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है, काफी एक्सेस लगा है, या लैक ऑफ जवाब मतलब अच्छे से डिसीजन लिया गया है, या एरर ऑफ लॉ है, उस बेस पे आप सर्चोरारी यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपका कोवरेंटो। कोवरेंटो मतलब होता है, इट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब ये आप किस अथॉरिटी और वारंट से, ठीक है, आप कोई चीज अपना पब्लिक ऑफिस यूज कर रहे हो, ये किसी पर्टिकुलर अपने लोअर कोर्ट या किसी के लिए भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, लिखा भी है, इट इज इशू बाय कोर्ट टू इंक्वायरी लीगैलिटी, लीगैलिटी लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि भाई किस लीगैलिटी से आप पब्लिक ऑफिस यूज कर रहे हो। ये इलीगल सरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन को रोकने के लिए है। ठीक है। और द रिट कैन बी इशू ओनली इन द केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के केस में ही इसको यूज करा जा सकता है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस के केस पे और प्राइवेट ऑफिस के केस में नहीं। ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 33, जो जो करता है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स किसके, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस के, ताकि वो अपना काम क्या प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, समझ में आया। और जो आर्टिकल 32 है भाई, ये सिर्फ पार्लियामेंट कन्फ्रंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में आता है आपका मार्शल लॉ, प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ फोर्स में है तो आप फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट और सर्वेंट और एनी अदर पर्सन ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिओस्टेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। समझे। फिर आता है आपका आर्टिकल 35। इसमें बोला गया है, लेट डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज, ये किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर पे नहीं है लॉज बनाने की जो पावर है। ठीक है। जिसमें आपका क्या हो जाता है, जिसमें आपका द पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्टिव फॉलोइंग मैटर्स, इन फॉलोइंग मैटर्स में सिर्फ पार्लियामेंट पे पावर है, स्टेट पे नहीं है। जिसमें आपका एक आर्टिकल 60 में आ जाता है, जिसमें बोलता है प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस, रेजिडेंस जहाँ आप रह रहे हो उसको एम्प्लॉयमेंट का प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए ये पार्लियामेंट बनाएगा। एम्पावरिंग कोर्ट अदर अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अलावा, खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, अलावा किसी और को क्या रिट्स इशू करने का राइट, ये भी पार्लियामेंट के पास पे है। ठीक है, वही इस पे लॉ बना सकता है। रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भी 33 भी और 34 भी, ये सब आर्टिकल 35 के तहत आता है, और ये सारे पार्लियामेंट के पास है, यही आर्टिकल 35 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आता है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें ये बोला गया राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, रिपील कर दिया गया है, और उसको आर्टिकल 31 को हटा के आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में राइट ऐड कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को, जो क्या है, अब एक सिर्फ जस्ट नॉर्मल लीगल राइट है। क्या है, नॉर्मल सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है। अब आ रहे हैं हम डीपीएसपी पे। डीपीएसपी पे आ रहे हैं। ठीक है, डीपीएसपी मतलब क्या होता है, डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट अगर कोई पॉलिसी ला रही है तो पहले इन सबको ध्यान में रखेगी। और ये हमारा पार्ट है क्या, 4 है, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल कितना 51 तक कवर करता है। 51, ये 1 नहीं है, 51 है। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया आइडिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड से। ठीक है, और उसने कहाँ से लिया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बी आर अम्बेडकर जी ने इसको क्या बोला है, नोबल फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, नोबल फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट कंटेन फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है इनको। और ग्रेविन ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बोला, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना ये नाम, ये वर्ड्स याद रखना, ये पूछ लेते हैं ये किसने बोला, ये किसने बोला है। ठीक है। सो जो डीपीएसपी है डिनोट करता है क्या, द स्टेट कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एनैक्टिंग लॉस, कोई भी लॉ या पॉलिसी लाने से पहले स्टेट को डीपीएसपी को देखना पड़ता है।
आर्टिकल 36 में जो जो आर्टिकल 12 में मैंने बताया था, आर्टिकल 12 में जो स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट आर्टिकल 36 में है, पार्ट 4 में। ठीक है। फिर आता है आपका डीपीएसपी। इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है भाई, सच बता रहा हूँ, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, जो एन्यूमरेट करे गए थे कहाँ से, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ऑप्शन दे देगा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेम्बल। तो किसे बोला जाता है? डीपीएसपी को बोला जाता है। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ B.R. अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है। जो इंडिया का होता था, 1935 की बात है। ठीक है। अब क्या ये किसके लिए है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसके लिए है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। स्टेट ध्यान में रखिएगी कोई भी पॉलिसी लाने से पहले, समझे? ठीक है। और इसमें जो ध्यान दिया गया है वो वेलफेयर पे दिया, लोगों के वेलफेयर स्टेट पे ध्यान दिया गया है, rather देन पुलिस स्टेट पे। कॉलोनियल एरा में पुलिस स्टेट थी, बट अभी जो डीपीएस पे चलता है वो किस पे चलता है? वेलफेयर स्टेट पे चलता है। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अगर इनका वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट द्वारा इनको फोर्स नहीं कराया जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट्स को कराया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, यू नो दैट। ठीक है। तो अब हम एक एक करके डीपीएस पे थोड़ा पे नजर डालेंगे। पहला, आर्टिकल 38, जिसमें बोलता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करो। ठीक है। बाय सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करो, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है। ये आर्टिकल 38 बोलता है। ठीक है। फिर बोलता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बोलता है टू सिक्योर राइट टू एडुकेट, सबको बराबर लाइवलीहुड ऑफ सिटीजनशिप मिलने, मतलब लाइवलीहुड मिलनी चाहिए सारे सिटीजन्स को। मटेरियल रिसोर्सेज का क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल काम के लिए मैन और वुमेन के। ठीक है। हेल्थ और स्ट्रेंथ को देख के काम देना चाहिए। ठीक है। अब्यूज नहीं करना किसी को फोर्सफुली। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ डेवलपमेंट चिल्ड्रंस। ठीक है। ये 5 नहीं है। ठीक है। ये आर्टिकल 39 बोलता है। आर्टिकल 39A बोलता है इक्वल जस्टिस को प्रमोट करो, सबको फ्री लीगल एड दो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री लीगल एड मिलती है ना पुअर को, क्योंकि भाई हर कोई तो वकील नहीं कर सकता ना, तो ऐसा भी है कि आप फ्री लीगल एड ले सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपको राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज वालों को, सिकनेस और डिसेबलमेंट्स को। ठीक है। ह्यूमेन कंडीशन मिलनी चाहिए मेटर्निटी लीव्स के लिए। लिविंग वेज मिलनी चाहिए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करो। ये 47 के अंदर आता है, इनको याद कर लेना गाइस, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ये गांधीयन, ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे है, जो गांधी जी का विजन था कि विलेज पंचायत बनाओ, विलेज लेवल को स्ट्रांग बनाओ, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, वॉलेंटली आप क्या करो, एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल लाओ। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ। ठीक है। प्रमोट करो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, सुप्रीम हाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के। ठीक है। टॉक्स इन कंजप्शन जो प्रोहिबिटेड करो, दारू इन सबको, जो हेल्थ के लिए इंजीरियस है। और टू प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ काउस, केव्स। ठीक है। समझे? फिर आता है आपका टू सिक्योर ऑल द सिटीजन, सब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ थ्रू आउट द कंट्री, कि सब सेम है, सब समानता है। ठीक है। ठीक है। फिर आता है चाइल्डहुड केयर से प्रमोट करो। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक तरीके से चलाओ। इम्प्रूवमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे जो फॉरेस्ट है उनको संभालो, हमारे जो इंपॉर्टेंट धरोहर है उनको इंपॉर्टेंस, उनके ध्यान रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 कितनी बार पूछा गया होगा मुझे खुद नहीं पता, इतनी बार पूछा गया है ना गाइस ये, इतनी बार पूछा, बहुत बार पूछा जा चुका है यार, इसे कई बार पूछा जा चुका है। बेसिकली यही बोला गया है टू प्रमोट मॉन्यूमेंट टू टू सेपरेट जुडिशरी और फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या अलग रखो। अगर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट होगा जुडिशरी, तो फिर कैसे चलेगा देश? वो फिर न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना। जब गवर्नमेंट ही सुप्रीम कोर्ट जब जज बनेगी तो फिर कैसे बनेगा बात? फिर यही प्रमोट इंटरनेशनल पीस प्रमोट करो, ये आर्टिकल 51 में आ जाता है। ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड करा गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। ठीक है।
जिसमें ये था कि जो सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 ऐड करा गया था। एंड इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड पुअर, ये 39A के तहत ऐड करा गया था, ये भी तब ऐड करा गया था। सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, 43A ऐड करा गया था। 48A एनवायरमेंट ऑफ सेफगार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी तब भी ऐड करा गया था। फिर एक आर्टिकल 38 है जिसको 44 अमेंडमेंट 1788 में ऐड करा गया था, जो था स्टेट मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करो स्टेटस ऑफ फैसिलिटीज के मामले में। ठीक है। फिर आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली है, जो आज रशिया है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये नाम भी लिखा है। ये किससे एफिलिएटेड है? तो ये किससे एफिलिएटेड है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज से एफिलिएटेड है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 1976 में बनाया था। ठीक है। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे था कि एक चैप्टर चैप्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है। फिर इसी के तहत, रिकमेंडेशन के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक न्यू पार्ट ऐड करा गया, 4th A। याद रखना, 4th A, पार्ट 4th A के अंदर हमारे क्या आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। इसके अंदर वन आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A, इसी के अंदर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहली क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? तो अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भाई आप लोग को अपने नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। फॉलो द नोबल आइडियाज एंड इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कंट्री को डिफेंड करना है, नेशनल सर्विस जब जरूरत पड़े। हार्मनी प्रमोट करनी है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है। ठीक है। और प्रिजर्व करना है अपने हेरिटेजेस को, अपने कल्चर को। इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, नदी हो, सब गंदा नहीं करना इन दैट सेंस। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। और वायलेंस को क्या त्यागना है, abjure मतलब होता है त्यागना। टू स्ट्राइव एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। एक्सलेंस हासिल करना है हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे। ठीक है। और टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू इच चाइल्ड वार्ड बिटवीन 6 टू, वही 6 से 14 साल के बच्चों को क्या एजुकेशन देनी चाहिए। फिर बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। क्यों? पहले क्यों नहीं, तुम मुझसे पूछ सकते हो सर पहले क्यों नहीं बनाया, 2002 में क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि पहले इंडिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग नहीं था गाइस कि वो क्या कर सके, सबको 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके या कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, समझे? इसलिए बनाया गया 2002 में। क्यों? क्योंकि हम तब जाके इतने सक्षम हो गए थे कि हम इतना अफोर्ड कर सकें, समझे? फिर आता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। ठीक है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पता है ना, फ्लेक्सिबल है ना रिजिड, बहुत ठीक है, बहुत बेस नॉर्मल है। आर्टिकल 368 है। ठीक है। पार्ट 20 में आता है। ठीक है। जो पावर ऑफ पार्लियामेंट और अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को डाल बताता है। ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच आर बेसिक स्ट्रक्चर्स को, ये तो ऑब्वियसली बात है, बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कभी वो क्या नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता। और यही स्टेटमेंट थी किस, कौन से, केशवानंद भारती की। कई बार पूछा है, मतलब इतनी बार पूछा जा चुका है ना ये क्वेश्चन, कितनी बार, ये तो बहुत ही बार पूछा है यार, हर चीज ही पूछी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ना 1973 में एक जजमेंट था कि केशवानंद भारती केस में ये बताया गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को क्या अमेंड नहीं कर सकते, यही उस केस का कंक्लूजन था। समझे? याद रखना ये क्वेश्चन केस। फिर प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है अमेंडमेंट का? पहला आर्टिकल 368 के तहत, पहले तो ये है कि ना अमेंड द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, नहीं किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है बिल को, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो। ठीक है। पार्लियामेंट का कोई सा भी हाउस हो, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। ठीक है। ठीक है। फिर वो किसी के द्वारा भी बिल लाया जा सकता है, मिनिस्टर हो, मिनिस्टर मतलब जो जिसकी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट मेंबर हो मतलब MP हो, जो अपोजिशन में हो। ठीक है। ठीक है। उन उसमें परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की। ठीक है। फिर बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल, अगर फिर बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास, मतलब 2/3 मेजोरिटी, मतलब 3545 है तो 280 के समथिंग लोगों की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, हाउस की। फिर 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस, फिर उस पर फिर वोटिंग होगी। ठीक है। ईच हाउस मस्ट बी पासेस द बिल सेपरेटली, सबको बिल क्या सेपरेटली पास करना है। ठीक है। अगर दोनों का डिसएग्रीमेंट होता है तब ज्वाइंट सिटिंग होती है, मैंने बताया था ना इससे पहले किसमें, सोर्सेज में, कि ज्वाइंट सिटिंग हमने लिया है। ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग मतलब बेसिकली यही होता है कि जब दोनों डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं
ठीक है, बट ठीक है, क्योंकि बिल को सेपरेटली पास करना है, ठीक है, तो फिर ज्वाइंट सीटिंग होती है जिसको हेड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। और इफ द बिल सीक टू अमेंड फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट बी रेटिफाइड। अगर कोई ऐसा बिल लाया गया है जो फेडरल मतलब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें स्टेट की क्या रजामंदी चाहिए होगी। ठीक है। आफ्टर द पास बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो स्टेट स्टेट के पास जाएगा। ठीक है। स्टेट वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा। और प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू द बिल, अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, ठीक है, और ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल और नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। वो बिल को क्या, ना तो अपने पास विद होल्ड करके रख सकता है और ना उसको रिटर्न कर सकता है विदाउट एसेंट दिए। ठीक है। और जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तब क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड एम्बेडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट, दैट्स इट। फिर हमारा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। कितने टाइप्स के एक्ट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। पहला होता है आपका अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि जितने प्रेजेंट हैं उतने में बात बन जाएगी, उनके 50% में, दैट सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 चाहिए होता है। ठीक है। फिर आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, फिर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अगर आप स्टेट से रिलेटेड कर रहे हो कुछ। स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या है, सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या कर सकते हो आप अमेंड, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन न्यू स्टेट, वही आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, सेकंड शेड्यूल, कोरम 10% लोगों का चाहिए प्रेजेंट पार्लियामेंट में, उसको कोरम बोलते हैं। ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंस, पार्लियामेंट्स का रूल्स और प्रोसेस, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन डिलिमिटेशन, यूटी, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, ये सब आपका सिंपल मेजोरिटी से आता है, इनको आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो। ठीक है। बात आती है स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट रेक्टिफाई वाले में, उन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्पेशल मेजोरिटी में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी, अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस की मेजोरिटी एटलीस्ट 2/3 मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट, और वोट प्रेजेंट तो होनी चाहिए, फिर उनकी वोटिंग। ठीक है। द और इसमें आप किसको अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, बट याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते। डीपीएसपी को अमेंड कर सकते हो, और वो अदर प्रोविजंस जो पहले मतलब जो हमने पढ़ा सिंपल सिंपल मेजोरिटी और स्टेट वाले में कवर नहीं होते। ठीक है। फिर आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट का कंसर्न, दोज प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड, जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। उसको स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से तो पास होगा, बाद में हाफ जो है कंसर्न लिया जाएगा स्टेट्स का, सिंपल मेजोरिटी, लेकिन स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से। If one or some of the all remaining state took no action on the bill, it does not matter the movement of half of the state give their consent and the formality is completed। ठीक है, वही बात है, फर्क नहीं पड़ता, वो होना है, वो एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है। और देर इज नो टाइम लिमिट विद इन द विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल, कोई कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। और किससे रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर यूनियन स्टेट, जीएसटी, याद रखना जीएसटी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर आता है। कोई भी 7 शेड्यूल की लिस्ट, वो नहीं था, मैंने बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 एंड इटसेल्फ। समझ में आया। खुद आर्टिकल 368, ये याद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीएसटी कौन से उसके अंदर आता है। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो याद रखना, इनको याद कर लेना गाइस, किस कौन किससे किसके अंदर आता है। ठीक है। सो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, और तुम्हारा कुछ नहीं छूटा, तुम्हें लगता है तुम्हारा कुछ छूटा है तो वो सब कवर होगा, डोंट वरी। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच इतने ध्यान से क्लास देखने के लिए। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज में थोड़ा मॉड्यूलेशन हो सकता है। ठीक है। मिलते हैं जल्द आपसे, बाय।